कहानी की शुरुआत इस एक तस्वीर से करते हैं। ये अपने देश का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड यानी कि द्वीप है, अंडमान निकोबार। आपको याद होगा जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे थे, उनका शासन था, तब अंग्रेज़ों ने इस अंडमान निकोबार को इस तरह से यूज़ किया कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते, यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते, ऐसे लोगों को उठाकर अंडमान निकोबार भेज देता और वहाँ की जेल में उन्हें तमाम तरह की यातनाएँ दी जाती। सेलुलर जेल इसी अंडमान निकोबार में है। उस वक्त इसे काला पानी भी कहा जाता था। यानी अंग्रेज़ों ने इस जगह को एक जेल के तरह इस्तेमाल किया, दमन के लिए, शोषण के लिए। अब इसी अंडमान निकोबार से हज़ारों मील दूर आपको लेकर चलते हैं और एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर ईरान की है। ईरान में एक जगह है बुशहर बंदरगाह से करीब 55 किलोमीटर दूर और ईरान की सरहदी ज़मीन से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर ये एक और आइलैंड है। एक ईरानी राइटर है, एक बार वो इस आइलैंड पर गए और इस आइलैंड को देखकर उन्होंने एक लाइन कही थी। वो लाइन थी, द ऑर्फन पर्ल ऑफ पर्शियन गल्फ। अगर इसे हिंदी में कहें तो द पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी। फारस आपको पता है, पर्शियन और फारस ये फारसी के लिए इस्तेमाल होता है और एक तरह से ईरान के लिए भी। तो फारस की खाड़ी का अनाथ मोती ये नाम है, उस ईरानी राइटर ने दिया था। द ऑर्फन पर्ल ऑफ पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी का अनाथ मोती, और ये है वो द्वीप। इस एक द्वीप ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया तो ये जंग 3 देशों के बीच थी। लेकिन धीरे धीरे अब पिछले 12-13 दिनों में ये जंग इन 3 देशों के बीच नहीं रही, बल्कि जाने अनजाने पूरी दुनिया इस जंग की चपेट में आ गई है। और इसकी वजह यह है कि ये 3 देश तो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग के नतीजे में हुआ यह है कि पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर अभी से लोग डरे हुए हैं। झलकियाँ दिखने लगी हैं अपने देश में। अभी जब मैं कहानी सुनाने आया हूँ, थोड़ी देर पहले जस्ट दीपक ने कहा, दीपक के साथ 3 और लड़के रहते हैं, ये लोग एक पीजी में रहते हैं, और उसने कहा कि उसके एक दोस्त का फ़ोन आया कि गैस ख़त्म हो गया, स्टोव पर दाल चढ़ी हुई है। अब वो परेशान, मैंने कहा अच्छा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करता हूँ, किसी को कहा है वो खैर पहुँचा भी देगा। ऐसा नहीं कि कमी आ गई है, लेकिन लोग पैनिक हो चुके हैं कि कहीं गैस खत्म तो चूल्हा जलेगा नहीं, लोग भूखे पेट कैसे रहेंगे। तो ये आपको एक वानगी दिखाई है दीपक की। पूरे देश में ये हो रहा है। बेंगलुरु से शुरू हुआ, मुंबई से, इसके बाद देश के अलग अलग शहरों में ये हो रहा है कि लोग सिलेंडर के लिए, गैस के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार कह रही है कि सब कुछ कूल है, सब ठीक है, लेकिन सड़कों पर और दुकानों में हालात कुछ और हैं। हमारे फिल्म सिटी में ही बाहर जितने, चाहे वो जीतू हों चाय वाले या बाकी, दाम बढ़ गए क्योंकि उन बेचारों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। 4-4 हज़ार रुपये में ब्लैक हो रहा है। शायद पैनिक की वजह से हो सकता है, स्टॉक हो, कमी नहीं हो। लेकिन याद है जब कोरोना आया तो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर घरों में दबा कर बैठ गए थे और जिन्हें ज़रूरत थी उन्हें मिला नहीं और वो बेचारे मर गए। तो हमारी एक आम लोगों की भी परेशानी ये है कि हम लोग ये सोच कर कि हम भूखे ना रहें, हमारे गैस का चूल्हा जलता रहे, हम दबा कर बैठ जाते हैं सिलेंडर को, और जिनके घर में वाकई नहीं है वो बेचारे भूखे रहते हैं। तो खैर ये एक दूसरी तस्वीर थी। तो ये जो अनाथ मोती है एक तरह से ईरान का, इस बंदरगाह की कहानी है। कहते हैं इस एक द्वीप पर अगर इस जंग के दौरान हमला हो गया तो फिर मान लीजिए कि कई देश इस जंग में कूद पड़ेंगे और एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की शायद नौबत आ जाए। ऐसा क्यों है? सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप है। इसका नाम है खार्ग द्वीप, खार्ग आइलैंड। हालांकि अलग अलग वक्त में इसके अलग अलग नाम थे, खारिक था, कभी खारिक थी, लेकिन ये खार्ग द्वीप के नाम से जाना जाता है। ईरान की जो सरहदी ज़मीन है वहाँ से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका और इजराइल चुन चुन कर ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। पिछले साल जून में भी इजराइल ने जब हमला किया तो उसके न्यूक्लियर प्लांट, सैन्य ठिकानों सब जगह पर किया। लेकिन आज 13 दिन हो गए, अमेरिका इजराइल ने इस ईरान के अनाथ मोती कहें या खार्ग द्वीप कहें, इस पर एक भी बम नहीं गिराया। ऐसा क्यों?
और इस द्वीप की खासियत क्या है, ये द्वीप इतना अहम क्यों है, ये ईरान की लाइफ लाइन क्यों है, एक द्वीप कैसे तीसरा विश्व युद्ध छेड़ सकता है, ये पूरी कहानी आपके सामने पेश है। सिर्फ 8 किलोमीटर और लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, असल में ये खार्ग द्वीप ईरान की मिल्कियत है। लेकिन इस द्वीप का जो इतिहास है, बहुत पहले पुर्तगाली, फिर डच, इन लोगों ने इस पर हुकूमत की, फिर बाद में कई और आए। फिर जब 20वीं सदी आई तब ईरान के जो शाह थे, शाह रज़ा पहलवी, उन्होंने 1925 से 1945 के दौरान इस आइलैंड का इस्तेमाल, इस द्वीप का इस्तेमाल, चूँकि ईरान से थोड़ी दूरी पर है, अपने विरोधियों को कैद करने के लिए करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको अंडमान निकोबार की बात बताई, जो अंग्रेज़ों ने किया था, काला पानी बनाकर वहाँ पे जेल में लोगों को रखते थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। तो शाह रज़ा पहलवी ने यही काम ईरान में अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को पकड़ पकड़ कर इस द्वीप पर भेजना शुरू किया। हालांकि 1925 से ये काम शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान 1908 में ही ईरान को पहली बार ये पता चला कि उसके पास तेल और गैस का ख़जाना है, भंडार है। ईरान की किस्मत चमक चुकी। लेकिन ये वो दौर था जब उन्हें तेल और गैस की उतनी अहमियत ही पता नहीं थी। टेक्नोलॉजी और बाकी जो मॉडर्न पेट्रोलियम का दौर था वो सब शुरू नहीं हुआ था। तो तब तक इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता रहा। लेकिन जब 1958 आया तब गल्फ़ के कई देश और बाकी दुनिया के देशों में तेल और गैस की अहमियत की बातें होने लगी। तब 1958 में ईरान ने यह कहा कि हम भी क्यों ना अब अपने तेल और गैस का प्रोडक्शन करें, दुनिया के बाजार में बेचें और उससे डॉलर कमाएं। तब यह कि कैसे किया जाए। तो इसके बाद ईरान ने कहा कि चलो अब हम अपना सेटअप तैयार करते हैं तेल और गैस बेचने के लिए। तो सेटअप तैयार करने के लिए उन्होंने ईरान के जो अलग अलग इलाके हैं जहां तेल के कुएं मिले, गैस का खजाना मिला, तो उन्होंने कहा इन सबको एक जगह करेंगे और फिर दुनिया के बाजार में बेचेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि ड्रम और कनस्तर भरा और भेज दिया। आपको कोई एक टर्मिनल चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। ईरान की हुकूमत ने तलाश शुरू की कि कहाँ हम एक ऐसा टर्मिनल बनाएं जहाँ से ईरान का एक बड़ा हिस्सा तेल का और गैस का सप्लाई किया जा सके दुनिया के बाज़ारों में। तो उस वक्त बहुत सारे एक्सपर्ट बुलाए गए और कमाल देखिए कि ये बात 1958 और 60 के बीच की है। तब अमेरिका की एक कंपनी भी वहाँ पहुँची, वो अमेरिका जो आज ईरान पर हमले कर रहा है, क्योंकि तब शाह रज़ा पहलवी के ख़ानदान की हुकूमत थी और अमेरिका के साथ उनके ठीक ठाक रिश्ते थे। इजराइल बन चुका, उसके बाद भी इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। तो अमेरिकी कंपनी वहाँ आई, उन्होंने पूरा सर्वे किया और फिर पाया कि ये जो एक अनाथ मोती है ईरान का, खार्ग आइलैंड, इससे बेहतर जगह कोई तेल टर्मिनल बनाने के लिए है नहीं। ये दुनिया के बाजार में यहाँ से तेल बेहतरीन तरीके से भेजा जा सकता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये आइलैंड बेशक बहुत छोटा, लेकिन इस आइलैंड के चारों तरफ समंदर की गहराई बेइंतहा। किसी भी बंदरगाह में जब बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं तो जहाज समंदर में चलते हैं और जितना समंदर गहरा जहाज उतनी स्मूथली चलती है। और भारी भरकम जहाज जो खास तौर पर मिलियन लीटर तेल लेकर बैरल चल रहे हैं, जहाज का वजन, जहाज का साइज अपने आप में बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में उन्हें गहराई बहुत पसंद है। कई बार ऐसा होता है कि जिस बंदरगाह के करीब गहराई कम होती है वहाँ पर बड़े बड़े जहाज दूर रुकते हैं और फिर छोटे जहाज़ों के ज़रिए उनको किनारे तक लाया जाता है। तो जब सर्वे हुआ तो पता चला कि इस खार्ग आइलैंड के चारों तरफ की गहराई इतनी गहरी है कि दुनिया का कितना भी वजनी जहाज आप बना लो, कितने भारी भारी टैंकर ले आओ, आराम से वहाँ पर डॉक होगा, यानी लंगर होगा, वहाँ रुक सकता है। इस एक आइलैंड की खूबसूरती ये थी कि इसके चारों तरफ समंदर की गहराई बेइंतहा। आप कोई भी जहाज उठाकर ले आओ, दुनिया का बड़े से बड़ा, आराम से वहाँ पे वो पार्क होगा, यानी डॉक होगा। तो जब ये खासियत सामने आई तो फिर अमेरिकी कंपनी ने कहा कि आप अपने जो तेल का टर्मिनल है, जहाँ से होकर दुनिया को भेजना है, जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर रुकेंगे और उससे आप तेल को यहाँ से अनलोड करके उसमें लोड करोगे, आप इस आइलैंड को चुन लो। ईरान ने कहा ठीक। इसके बाद इस खार्ग आइलैंड पर ईरान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टर्मिनल बना। धीरे धीरे वक्त बीता। इस टर्मिनल से एक वक्त ऐसा आया कि आज ईरान जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है तेल उत्पादन के मामले में, 90% तेल ईरान का, 90% इसी खार्ग आइलैंड या खार्ग द्वीप या फिर ईरान के यतीम मोती या अनाथ मोती
के रास्ते से होकर दुनिया के बाजारों में जाता है। ईरान का 90% तेल इस एक द्वीप से जा रहा है। तो इस द्वीप का मतलब ये हुआ कि ये ईरान की लाइफलाइन है। अगर इस द्वीप पर कुछ हो गया, इस पर बॉम्ब गिराया गया, इसे तहस नहस कर दिया गया, तो एक साथ कई चीज़ें होंगी। पहली, ईरान की पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी, क्योंकि 90% रेवेन्यू, 90% ईरान के तेल जो बाज़ारों में बिकते हैं उसी एक छोटे से आइलैंड से, एक छोटे से द्वीप से होकर दुनिया के बाज़ारों तक पहुंचते हैं। इस आइलैंड का डूबना या तबाह होना यानी ईरान की इकोनॉमी का चरमरा जाना। ईरान कंगाल हो जाएगा, पहला। दूसरा, इस एक बंदरगाह के तबाह होने या इस एक द्वीप के तबाह होने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि 90% ऑयल ईरान का इसी टर्मिनल से होकर जाता है, इसी द्वीप से। तो जब द्वीप ये जो तबाह हो जाए तो फिर तेल कहाँ से? दुनिया के तमाम देश हैं खरीदार, क्योंकि हर देश तो तेल पैदा करता नहीं है या वहाँ होता नहीं है। तो फिर दुनिया भर में तेल की मारामारी। तीसरा, इस द्वीप से जो सबसे बड़ा, जो ज़्यादा तेल जाता है और जो सबसे बड़ा खरीदार है इस तेल का, वो कोई और नहीं है, अमेरिका को आंखें दिखाने वाला हमेशा चीन है। अब अगर चीन को तेल नहीं मिला तो चीन को भी गुस्सा आएगा, तो फिर ऐसी सूरत में चीन ईरान के साथ खड़ा होगा। चौथा, अमेरिका बेशक या इजराइल इस द्वीप को बर्बाद कर दे, दुनिया में इससे तेल का संकट आएगा, और तब पूरी दुनिया ये नहीं कहेगी कि ईरान पर आप हमला कर रहे हो, ईरान से जंग लड़ो, आपका मसला। लेकिन आपके चक्कर में पूरी दुनिया में न सिर्फ तेल में आग लग गई, बल्कि एक तेल की कमी से पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छूने लगेगी। एक एक चीज़ के दाम कई कई गुना बढ़ जाएंगे। तो उसके लोग अमेरिका का गिरबान पकड़ेंगे और अमेरिका को सीधे गुनहगार मानेंगे। तो फिर ऐसे में ये होगा कि जो ईरान के तमाम दोस्त देश हैं वो ईरान के साथ खड़े होंगे, और ईरान की एक धमकी जिसने इस द्वीप को सबसे ख़ास बना दिया है वो उस वक्त और आग का काम करेगी। ईरान ने कहा है कि जिस दिन मेरे इस द्वीप पर इजराइल या अमेरिका या किसी भी देश ने हमला किया तो वह ऐसा पलटवार करेगा जो दुनिया याद रखेगी। उसने कहा, मैं अकेला नहीं डूबूंगा, मैं पूरे खाड़ी के देश जहाँ जहाँ तेल के कुएं हैं उन सारे तेल के कुएं में आग लगा दूंगा अपने बमों से। तो अगर ये द्वीप बर्बाद हुआ तो खाड़ी के तमाम देश, जिसमें सऊदी है, जिसमें इराक है, जिसमें बहरीन है, जिसमें कतर है, कुवैत है, इन सारे जगहों पर अगर हमले होकर इनके तेल के कुएं को निशाना बनाया गया तो फिर ये समझिए कि दुनिया में फिर तेल के लिए या गैस के लिए और क्या सूरत होगी। तो फिर तीसरा विश्व युद्ध है। इसीलिए इस द्वीप यानी ईरान के यतीम मोती का इतनी इसकी अहमियत है। 13 दिन हो गए हैं जंग को, इससे पहले भी जंग हुए, लेकिन आज तक ना इजराइल ने ना अमेरिका ने ईरान के चुन चुन कर अलग अलग ठिकानों, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो, चाहे वहाँ के आर्मी के बेस हों, नेवी हो, सब पर बम बरसा रही हो। लेकिन 13 दिन हो गए, आज तक एक भी बम इस खार्ग द्वीप पर न इजराइल ने गिराया ना अमेरिका ने। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो असल में अमेरिका की भी एक रेड लाइन है। ट्रंप को पता है कि इस एक द्वीप पर बम गिराने का मतलब है सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध को दावत देना। और सिर्फ ये ट्रंप नहीं, ट्रंप से पहले के भी जितने अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं उन सब ने कई बार ईरान से जो उनके रिश्ते बिगड़े, बहुत सारी प्लानिंग उनके सामने रखी गई, पर हर बार उनका एक रेड लाइन था कि हम ईरान की हुकूमत, उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बर्बाद करेंगे, लेकिन इस द्वीप पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पूरी ईरान की इकोनॉमी, वहाँ के करोड़ों लोग, उन पर असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में तेल पर असर पड़ेगा और फिर महंगाई पर असर पड़ेगा। तो ईरान के किसी राष्ट्रपति में यह हिम्मत नहीं है कि वो इस द्वीप पर हमला करे। इसीलिए 13 दिन बाद भी अभी तक इस द्वीप पर एक भी बम नहीं गिराया गया। दूसरा खबर यह भी आ रही है कि ट्रंप असल में इस द्वीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि उनकी नज़र इस द्वीप पर भी है कि अगर इसको मैं हथिया लूँ, जैसे वेनेजुएला के साथ किया, तो फिर 90% जो सप्लाई चेन है तेल का वो उनके कब्जे में होगा। डॉलर का रुतबा और बढ़ेगा, तेल अपने हिसाब से मनमाने देशों को मनमानी कीमत पर बेचेंगे, तो इसलिए भी नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस द्वीप पर कभी हमला नहीं हुआ। 8 साल तक जब ईरान और इराक के बीच 1980 से 1988 के दौरान जंग चली, तब इराक ने सैकड़ों बार इस द्वीप पर बम गिराए। लेकिन इस द्वीप के ऊपर ईरान की अलग अलग सरकारों ने जो काम किया है
उन्हें पता है कि यही द्वीप उनकी रोजी रोटी और पूरे ईरान की तरक्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ ऐसे ऐसे विदेशी जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं की मदद से ऐसे इंजीनियरिंग वर्क तैयार किया, ऐसे इंजीनियर तैयार किए जिनका सिर्फ काम ये है कि कोई भी हमला हो तुम घंटों के अंदर उसको ठीक करो ताकि तेल की सप्लाई न रुके। अब जब ये द्वीप इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी सुरक्षा भी ऐसी होगी। कहते हैं कि इसकी सुरक्षा जो है अभूतपूर्व है। ईरान का चाहे कोई कितना टॉप लीडर हो, कुछ गिने चुनों के छोड़कर, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का ही या और दूसरे फोर्सेस का कोई कितना बड़ा अफसर हो, बिना पहले की इजाज़त लिए हुए, पूर्व इजाज़त के, इस द्वीप पर कदम भी नहीं रख सकता। ये पूरा द्वीप, ये खार्क द्वीप प्रतिबंधित एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ कोई आम आदमी नहीं जा सकता। और ये पूरा द्वीप, इसकी सुरक्षा ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के हाथ में। कहते हैं कि उसके ऊपर इतना खर्च किया है ईरान ने कि इस द्वीप पर कभी कोई नुकसान ना हो, उसके लिए इसके इर्द गिर्द हमेशा पनडुब्बियाँ और ऐसे ऐसे क्राफ्ट्स निगरानी करते रहते हैं कि अगर कोई हमला करे तो वो फ़ौरन पलटवार करें। एरियल सिक्योरिटी के लिए भी ऐसे इंतज़ाम है कि अगर कोई रॉकेट या लॉन्चर इस तरह से गिराए तो उसका पलटवार कर सकें, क्योंकि ये ईरान की ज़िंदगी है। ये एक द्वीप छोटा सा उनकी लाइफ लाइन है, तो वहाँ पर उन्होंने पूरे सुरक्षा के एकदम ज़बरदस्त इंतज़ाम कर रखे हैं। और तीसरा, इस द्वीप पर हमला करने की वजह से मालूम है कि इसका असर क्या होगा, तो बाकी दुनिया हमला कर नहीं सकती। अब इस द्वीप पे हमेशा इतना बड़ा है कि 50 बिलियन बैरल ऑयल पर डे यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ों पर लोड किया जाता है पर डे। 2 करोड़ बिलियन डॉलर से ज़्यादा इसकी क्षमता है कि यहाँ पे तेल को स्टॉक करके रख सकते हैं। और अभी भी कहते हैं कि इसमें करीब 1.8 बिलियन का रिजर्व रखा हुआ इन्होंने। जितने भी ईरान के बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर तेल के कुएं बाकी चीज़ें हैं, वहाँ से इन्होंने पाइपलाइन इस आइलैंड यानी इस खार्क द्वीप तक बिछा कर रखी है। समंदर के नीचे भी पाइपलाइन, और वहाँ से तेल इस आइलैंड तक पहुँचता है और फिर इस आइलैंड पर बड़े बड़े जहाज़, बड़े बड़े टैंकर आकर डॉक करते हैं और उनसे यह दुनिया के बाज़ारों में पहुँचता है। अब सवाल ये है कि एक हॉर्मुज़ द स्ट्रेट संकरा सा रास्ता है, सिर्फ उसको ईरान ने बंद किया, हमारे भारत तक में उसका असर दिख रहा है। गैस के लिए लोग मारा मारी इधर उधर परेशान हैं, अफवाहें अलग फैली हुई हैं, दुकानें रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं कई शहरों में, एक हॉर्मुज़ की वजह से, जिससे सिर्फ पूरी दुनिया के तेल का 20 से 25% सप्लाई है गैस और तेल का। उस रास्ते को ईरान ने बंद कर रखा है। हालांकि एक आज अच्छी खबर ये आई है भारत सरकार की तरफ से कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, और दोनों विदेश मंत्री के बीच जो गवर्नमेंट की तरफ से खबर है वो ये कि ईरान ये मानने को तैयार हो गई है कि ठीक है, हम इस हॉर्मुज़ के रास्ते से भारत जाने वाले तेल के जहाज़ को नहीं रोकेंगे। अगर ये खबर है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि अगर ये इस तेल को हॉर्मुज़ से नहीं रोकते तो शायद ये अफरा तफरी, ये अफवाहें सब बंद हो जाएं। लेकिन एक हॉर्मुज़ की वजह से पूरी दुनिया में तेल में आग लग गई है, दाम बढ़ गए हैं, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। तो अब सोचिए कि वो हॉर्मुज़ तो चलो ईरान के लिए कीमती रास्ता है, पर ये यतीम मोती, ये तो अनमोल है, क्योंकि 90% ईरान का तेल यहीं से जाता है। तो इसको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? ईरान अपने इस अनमोल द्वीप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, और ईरान ऐसा पलटवार करेगा जो उनकी सरकारें कह रही हैं कि अगर इस द्वीप पर हमला हुआ कि फिर वही बात होगी कि हम तो डूब जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे। लेकिन ऐसा कर जाएंगे कि फिर पूरी दुनिया तेल और गैस के लिए तरसेगी। तो ऊपर वाला ना करे कि ऐसी कोई नौबत आए, जंग खत्म हो। और अभी तक, और या इससे पहले कभी अमेरिका ने ऐसी कोशिश तो की नहीं है, तो ये एक छोटा सा द्वीप कहीं तीसरे विश्व युद्ध की वजह न बन जाए, यही दुआ है। और बस किसी तरह से ये जो दौर है अभी, जो परेशानी लोगों को हो रही है, बिना जंग लड़े हुए इन 3 देशों के दुनिया के तमाम देश इससे एक तरह से अछूते तो अब रहे नहीं हम सब, तो ये ख़त्म हो, शांति हो, यही दुआ है। तो इसी दुआ के साथ कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी का सिलसिला ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना पुराना सिलसिला शुरू करते हैं। आज आप सबके चहेते प्यारे, जिन्हें आप डेली सुनते हैं, सुप्रतिम बैनर्जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी, उनका जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे सुप्रतिम,
ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ है कि तुम हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, यूं ही फलो फूलो, तुम्हारी मुस्कुराहट यूं ही हम सबको देखने को मिले। और ख़ास तौर पर जेसी और निंटू, आप दोनों को भी बहुत बहुत कांग्रेट्स, बधाई, क्योंकि आज ख़ास दिन है, बेहद ख़ास है, बनर्जी का बर्थडे है। बनर्जी ने चूँकि आज छुट्टी ली तो कल बनर्जी दफ्तर आएंगे, तो कल बनर्जी का केक कटिंग सेरेमनी भी होगा। लेकिन मुझे और बनर्जी को भी 20 साल से ज़्यादा तो साथ हो गए। एक नहायत ही अच्छा इंसान, एक टैलेंटेड, एक पढ़ा लिखा और अच्छा सोचने वाला, एक स्पोर्ट्समैन, बैडमिंटन अच्छा खेलता है। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट है हमारा अपने ऑफिस के अंदर, उसमें भी बनर्जी शामिल होंगे, हमारे मेन प्लेयर। तो बस बनर्जी यही दुआ है, तुम जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, खुश रहो, अच्छे रहो, ऊपर वाला लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। एंड थैंक यू सो मच झेलने के लिए भी मुझे। इसके साथ ही हमारे एक वीडियो एडिटर हैं जिन्होंने भी हाल में ही ज्वाइन किया हम लोगों को, बहुत ही शरीफ सीधा लड़का, प्रवीण की कल शादी थी। इत्तेफाक से शादी जो है दिल्ली